देख पा रहे हो ना? यस सर। तो यहाँ तक हम लोग लेज के बारे में, हम लोग अलग अलग तरह का जो लेज होता है ना, लेज एंड फ्लॉज, तो इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग डेटम। डेटम में बेसिकली क्या होता है ना, दो तरह का डेटम होता है। एम एम सिस्टम होता है और ई सिस्टम होता है। एम सिस्टम में क्या होता है ना, एम सिस्टम मतलब एक मीन लाइन है ना, एक मीन लाइन होता है। इस मीन लाइन के मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया ना, जैसे जैसे भी किसी सिस्टम का जैसे कोई भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, उसको प्लॉट करने के बाद एक इससे मीन लाइन हो गया। इस मीन लाइन पे क्या करता है ना, इसमें इसमें जो जो भी ये होता है, इसके मतलब इसके जस्ट ऊपर और नीचे जो ये तुम देख रहे हो ना, ये डेविएशन है। तो कुछ इस तरह से ऐसे किया जाता है ना, इसको इस तरह से मीन लाइन के ऊपर कुछ एरिया को ऐसे शिफ्ट किया जाता है कि 50% एरिया जो है ये मीन लाइन के ऊपर हो 50%, और 50% इस मीन लाइन के नीचे हो। समझ में आ रहा है? ये मीन लाइन के ऊपर जो भी डेविएशन है, उस डेविएशन में इस लाइन को इस तरह से शिफ्ट किया जाता है ना कि उसमें 50% जो है ना, यहाँ पर देखो, दिस लाइन शिफ्ट अप एंड डाउन सच ए वे दैट 50% एरिया इज बिलो द लाइन एंड 50% एरिया द अबव द लाइन, है ना। तो दिस लाइन इज कॉल्ड मीन लाइन। तो मीन लाइन के ऊपर और नीचे इस तरह से इसको शिफ्ट किया जाता है कि 50% एरिया जो है इस लाइन के ऊपर हो और 50% एरिया लाइन के नीचे हो। इसी को हम लोग बोलते हैं पीक, है ना। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीक, और ये होता है कि ये होता है वैली। समझ में आ रहा है? सुन पा रहे हो? यस सर। सुन पा रहे हो? हाँ, सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ। तो अब जो ऊपर जो लाइन, जो मतलब जो भी मीन लाइन के ऊपर जो एरिया है ना, उसको हम लोग सिग्मा ए से डिनोट कर रहे हैं, और मीन लाइन के नीचे जो एरिया है उसको हम लोग सिग्मा बी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये दोनों एरिया जो है क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। दिस सिग्मा सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कि मीन लाइन के ऊपर लाइन को कुछ इस तरह से शिफ्ट किया जाता है ना कि सो दैट द 50% एरिया शुड बी above the mean line and 50% area should be below the mean line। तो इस तरह के हम लोग सिस्टम को जो हम लोग बोलते हैं एम सिस्टम बोलते हैं। और ये लाइन जो हो गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं मीन लाइन बोलते हैं। दूसरा होता है ई सिस्टम। ई सिस्टम में क्या किया जाता है ना, एक रोलर लिया जाता है। ये तो देख रहे हो, ये 25 mm डायमीटर का एक रोलर है ना। इस रोलर को क्या बोलते हैं ना, ये जो तुम्हारा मीन लाइन है ना, इस मीन लाइन के ऊपर इस रोलर को यहाँ पे इसको रोल करवाया जाता है। जैसे ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के अब क्या किया जाता है ना, इस रोलर को मतलब इस पर रोल करवाया जाता है। तो ये रोलर जो यहाँ रोल कर रहा है ना, तो इस सेंटर का जो लोकस पॉइंट होता है, ये सेंटर क्या हो गया, सेंटर का लोकस पॉइंट है। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना? कोई भी चीज रोल करता है, यदि कोई भी रोलर है, रोलर को हम किसी सरफेस से रोल करवा रहे हैं, और सरफेस यदि उसका अप एंड तो कहीं पर अप है कहीं पर डाउन है, तो उस रोलर का क्या होगा ना, जो सेंटर लाइन होगा ना, उस सेंटर का उसका क्या होगा, अपना एक लोकस होगा। जहां पर रोलर नीचे जाएगा तो वहां पर क्या होगा, लोकस उसका उसका जो पाथ उसका थोड़ा नीचे आएगा। फिर जहां ऊपर रहेगा वहां पर पाथ क्या होगा, ऊपर जाएगा। यदि स्ट्रेट लाइन है, यदि बिल्कुल यदि कोई फ्लैट सरफेस पे यदि रोलर को हम ऊपर आते हैं, तो उसका लोकस क्या होगा, सेंटर का लोकस स्ट्रेट लाइन होगा। समझ पा रहे हो? सुन पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ। तो कहने का मतलब, चूंकि हमारा सरफेस क्या है ना, सरफेस हमारा यहाँ पे अप एंड डाउन है, मतलब कहने मतलब ये मतलब रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आवाज लैग इस कर रहा है सर। रोलर, क्या 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 बोल रहे हो? हेलो। कोई प्रॉब्लम है? सर आवाज लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। तो आवाज लैग कर रहा है, एक मिनट जस्ट वेट करो। सर अभी ठीक है। चलो वॉइस को मतलब वीडियो ऑफ कर दिए। तो कहने का मतलब है कि एक रोलर है 25 mm का, उसको क्या करते हैं हम लोग, सरफेस पे जो हमारा सरफेस है ना, उस सरफेस पे इसको हम लोग रोल करवा रहे हैं। और ये जो तुम्हारा ये जो सेंटर का जो लोकस है ना, ये इसका सेंटर का लोकस पॉइंट हो गया, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, ये जो लोकस है ना, इस लोकस को क्या करते हैं, ये जो लाइन है जिस सरफेस है, उसको इस तरह शिफ्ट करते हैं कि 50% एरिया क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और 50% एरिया क्या होना चाहिए, इस जो जो सरफेस उसके बिलो होना चाहिए। कहने का मतलब एक रोलर है, उस रोलर को हम लोग क्या करते हैं, सरफेस पे इसको मूव करवाते हैं, और हमारा जो सेंटर पॉइंट का जो लोकस होता है ना, उस लोकस को हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते, इस तरह से शिफ्ट करते हैं, मतलब इस मीन लाइन के अराउंड, इस सरफेस के अराउंड, कि 50% एरिया इस लाइन के ऊपर होना चाहिए और उसका 50% एरिया इसके नीचे होना चाहिए। तो इस तरह सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग
ई सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्फीयर ऑफ 25 mm डायमीटर इज रोल्ड ओवर द सरफेस एंड लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज बीइंग ट्रेस्ड आउट कॉल्ड इन्वेलप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इन्वेलप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेलप बोलते हैं। दिस इन्वेलप इज शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टिल द एरिया अबव लाइन इज इक्वल टू एरिया बिलो द लाइन। इस तरह से इसको शिफ्ट करते हैं ना कि जो एरिया लाइन के ऊपर और नीचे का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मीन इन्वेलप। इस तरह का जो इन्वेलप बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मीन इन्वेलप बोलते हैं। और इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ई सिस्टम बोलते हैं। तो ये हमारा दो सिस्टम हो गया, एम सिस्टम एंड ई सिस्टम। क्लियर है? आवाज तो लैग नहीं कर रहा है? नो सर। ओके अब देखो दूसरी पीक टू वैली हाइट। तो पीक टू वैल्यू हाइट में क्या हो गया, बेसिकली क्या होता है, जैसे ये लाइन है ना, मीन लाइन है। अब यहाँ पे इस तरह का, उसमें हम लोग इस तरह का टेक्सचर है उसका, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो इसको हम लोग क्या पीक बोल रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा, ये पीक हो गया, और ये तुम्हारा हो गया वैली। तो कहने का मतलब क्या है, इट डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट पीक। अब चूंकि यहाँ पे अलग अलग पीक है, अलग अलग इसका मतलब वो है, तो जो हाईएस्ट जो होगा ना, इसमें जो भी लाइन, ये मीन लाइन की एबव जो इसका वो है, जो डेविएशन है, उसका जो मैक्सिमम डेविएशन होगा, मतलब ये तुम्हारा हो गया, कहने मतलब जो इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पीक। और ये जो वैली हो रहा है ना, वैली में सबसे ज्यादा जिसका डेप्थ होगा उसको हम लोग बोलते हैं डीपेस्ट वैली बोलते हैं। तो कहने मतलब जो हाईएस्ट पीक और डीपेस्ट वैल्यू का जो बीच का डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पीक टू वैली हाइट। नाम ही लिखा हुआ है, पीक टू वैली हाइट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट पीक एंड डीपेस्ट वैली, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना, पीक टू वैली हाइट जो है, बेसिकली ये डिफरेंस क्या होता है, जितना भी पीक है उस पीक में ये देखना है कि सबसे ज्यादा पीक कहाँ है, सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, उस हाईएस्ट पीक से लेके जो वैली का जो डेप्थ होगा ना, वैली में जो इसका डेप्थ होता है, तो मैक्सिमम डेप्थ जो होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक टू वैली हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा सा, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। जो क्या होता है, जब कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा होता है, उस मशीनिंग ऑपरेशन में अचानक मान चलो मशीन में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, या मशीन में चैटरिंग शुरू हो गया, तो जैसे कि तुम कोई टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हो, टर्निंग ऑपरेशन में वो टर्निंग हो रहा है, मतलब इसको भी सिलेंडर है, उसको तुम टर्निंग कर रहे हो, तो टर्निंग ऑपरेशन तुम कर रहे हो, अचानक क्या हुआ ना, मशीन में वाइब्रेशन शुरू हो गया, या किसी तरह को चैटरिंग शुरू हो गया, अचानक कोई प्रॉब्लम ऐसा हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, कि वो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, जो तुम्हारा टेक्सचर होगा ना, वो तुम्हारा रफ हो जाएगा। तो ये जो कभी कभी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है ना, कि ये जो पीक और डेप्थ का जो वैली का जो हाइट है, कभी कभी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, इस कंडीशन में क्या होगा, पीक टू वैली हाइट जो क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दिस मेजरमेंट इज नॉट गिव ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सन बिकॉज ड्यू टू सम सडन सर जर्क। आवाज नहीं आ रही क्लियर सर, आ रहा है जा रहा सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है। कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, या मतलब ऐसा हो रहा है, बोलो। सर हम लोग को तो आ रहा है। हाँ तो जिसके एंड से दिक्कत होगी, थोड़ा उसको थोड़ा देख वेट कर लो, है ना। एक मिनट, इसको रिकॉर्डिंग ऑन करने दो। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? लेट मी चेक। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पीक एक्चुअली क्या है ना, आज थोड़ा क्लाइमेट भी थोड़ा सा बारिश हो रही होगी, क्योंकि वो कोई यस तूफान है ना, उसका वो है, आज कुछ इफेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काफी मौसम भी खराब है, और सुबह से बारिश हो रही है। शायद तुम लोग भी जहां भी होगे बिहार में, वहां पे इस तरह कुछ होगा इफेक्ट, वहां भी। सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है। हालांकि हमको लग रहा है कि यहाँ पे नेटवर्क सही है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा पीक टू वैली हाइट। तो इसको हम लोग इस तरह से हो गया। तो कहने का मतलब ये पीक टू वैली हाइट जो होता है, ये ट्रू कैरेक्टरिस्टिक नहीं देता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ सडन जर्क की वजह से पीक टू वैली हाइट क्या होगा, वहां पे किसी भी स्मॉल रीजन में बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा होता है सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू। तो सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू में क्या होता है ना, कि ये देखो, यही तुम्हारा हो गया हाई, ये तुम्हारा क्या है ना, ये तुम्हारा पीक एंड वैली है। ये क्या हो गया, ये सब पोर्शन क्या हो गया, ये पीक है, ये सारा पोर्शन पीक है, और ये डाउन पोर्शन जो आ रहा है, ये सब क्या वैली है। तो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें हम लोग सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू इसको बोलते हैं CLA। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू। इसमें करते क्या है ना, जितना भी डिस्टेंस, जितना भी पीक, जितना भी पीक एरिया है, जितना वैली है, सबका डिस्टेंस हम लोग यहाँ मेजर करते हैं। जैसे y1 सपोज दैट कि मान के चलो कि जैसे कि तुम्हारा मतलब इस कंडीशन में कि कितना पीक है, देखो ये डिस्टेंस तुम्हारा जैसे हो गया y1 हो गया, ये y2 हो गया, y3 हो गया, y4, ऐसे करके जो भी डिस्टेंस है, उस सारे डिस्टेंस को हम लोग जो है मेजर करते हैं। और उसको मेजर करके जितना, जैसे कि इसमें
यहाँ पे सपोज मतलब जितना भी उसका पीक एंड वैली है उस सारे उसको क्या करते हैं, उसको नंबर से यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सपोज कि इसी लाइन को हम लोग बात करें, ऐसे है, तो ये तुम्हारा हो गया y1 y2 y3 y4 y5 y6, है ना, ऐसे करके है y7। तो कहना मतलब कहाँ तक जाएगा ये y1 2 कहाँ तक जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा y7 तक और डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। तो ये जो ये वैल्यू आएगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू बोलते हैं। सुन पा रहे हो, क्लियर है ना, यस सर। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू। तो सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू में ये y1 टू y1 क्या है, ये इसका क्या हो गया, जो ऊपर का एरिया है ना उसको हम लोग सिग्मा ए बोल रहे थे और नीचे का वैल्यू क्या बोल रहे थे हम लोग, सिग्मा बी बोल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है ना, ये एम सिस्टम के बारे में, ये एक्चुअली ये एम सिस्टम को फॉलो करता है कि नहीं। अभी जस्ट हम देखे थे ना एम सिस्टम, तो एम सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे उसमें हम लोग जो ऊपर का जो एरिया है यहाँ पे हम लोग इसको सिग्मा ए से डिनोट कर रहे हैं, नीचे के एरिया को सिग्मा बी से डिनोट कर रहे हैं। तो आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई एल हो जाएगा। तो सिग्मा ए क्या हो गया, एरिया अबव द लाइन, और सिग्मा बी इज द एरिया बिलो द लाइन, और एल इज द कट ऑफ लेंथ, जितना लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं वो तुम्हारा कट ऑफ लेंथ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जाता है सब, है ना। अब यदि इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो आर ए क्या हो जाएगा, यदि y यदि फंक्शन ऑफ x है, y यदि फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू l तक इंटीग्रेट कर लेंगे और इसमें l से डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब यदि y यदि फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, जहाँ पे वेरिएबल है y x से वेरी कर रहा है, डिस्टेंस से वेरी कर रहा है, उस कंडीशन में सेंट्रल लाइन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे 0 टू l तक और उसको l से डिवाइड कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड आर ए। अब देखो यहाँ पे आर ए जो है ना, आर ए का एक डायरेक्ट वैल्यू होता है एच मैक्स बाई 4, एच मैक्स बाई 4 होता है आर ए। अब देखो एच मैक्स क्या है, तुम मेटल कटिंग में तुम पढ़े होगे, एच मैक्स होता है ना एफ स्क्वायर बाई 8 आर होता है, एफ स्क्वायर बाई 8 आर। तो यहाँ एफ जो है ना, एफ इज कॉल्ड फीड, एफ क्या है, फीड है ना। जैसे हम लोग कोई भी मतलब करते हैं ना, जैसे मतलब कोई भी कटिंग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी मतलब टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक फीड हम लोग देते हैं। तो एफ तुम्हारा फीड हो गया, और आर जो है ना ये नोज रेडियस होता है। जो भी कटिंग टूल होता है ना, जैसे तुम्हारा कोई कटिंग टूल है, तो ये जो रेडियस होता है ना, रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं नोज रेडियस, ये आर होता है। तो एच मैक्स क्या होता है ना, जो जिस एक्चुअली हम लोग टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो टर्निंग ऑपरेशन में जो एच जो मैक्सिमम हाइट होता है, जो भी सरफेस पे वेवनेस आ रहा है, उस वेवनेस पे जो डेप्थ या वैली बनेगा, तो उसका मैक्सिमम हाइट जो होता है ना, ये फीड पे और रेडियस पे डिपेंड करता है। मतलब एफ स्क्वायर बाय 8 आर। तो कहने का मतलब नोज रेडियस जितना ज्यादा होगा वहां पे एच मैक्स कितना होगा, उतना कम होगा। यदि फीड को बढ़ाएंगे, यदि फीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये हाइट जो मैक्सिमम हाइट ये तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो हम जिस टूल से हम मींस कटिंग कर रहे होते हैं, तो उस कटिंग का जो पैरामीटर है, जैसे एफ क्या है, फीड है, यदि फीड एच मैक्स क्या होता है, एफ स्क्वायर बाई 8 आर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, ये तुम कटिंग में तुम पढ़े होगे। तो एच मैक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय 8 आर। तो और एच मैक्स का एक और फॉर्मूला होता है, फीड बाय tan phi प्लस cot phi 1, है ना। जहाँ एफ क्या है, फीड है ना, एफ का होता है mm पर रिवॉल्यूशन होता है ना। तो फीड हो गया। साइड जो है ये क्या होता है, साइड कटिंग एज एंगल होता है। ये जो तुम टूल देख रहे हो ना, ये जो एंगल होता है ना, उसको इसका एक्चुअली हम लोग तुम देखे होगे मेटल कटिंग में, इसका फ्रंट व्यू है ना, कुछ इस तरह से होता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बेसिकली इसमें तुम मतलब टूल नोमेनक्लेचर में तुम पढ़े होगे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक साइड कटिंग एज होता है। तो ये हमारा हो गया साइड कटिंग एज एंगल हो गया, ये साइड कटिंग एज एंगल हो गया, और φ1 जो हो गया इंड कटिंग एज एंगल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये मतलब जो एच मैक्स होता है, एच मैक्स क्या होता है, एफ बाई tan phi प्लस cot phi 1। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के न्यूमेरिकल में तुमको साइड कटिंग एज एंगल दिया होता है और इंड कटिंग एज एंगल दिया होता है। तो इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, एच मैक्स निकाल लेते हैं। तो तुम्हारे पास एच मैक्स का दो फॉर्मूला हो गया, एफ स्क्वायर बाई 8 आर और दिस एफ इज एफ बाई tan phi प्लस cot phi 1। क्लियर है, सुन पा रहे हो? हाँ, चलो अब साउंड क्लियर है ना? यस सर। हाँ, अब देखो एक होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को आरजी से डिनोट किया जाता है।
तो ये इसको क्या करना है ना, सिंपल क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर, पहले मीन करके पहले रूट मीन, पहले स्क्वायर किए इसके बाद हाँ रूट मीन स्क्वायर, हाँ। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग उसको मतलब यदि y दी फंक्शन ऑफ x है तो हम लोग क्या करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/l 0 to l इंटीग्रेशन करेंगे और y स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो ये जो वैल्यू होगा ये तुम्हारा हो गया रूट मीन स्क्वायर, है कि नहीं। y दी फंक्शन ऑफ x इस कंडीशन में y स्क्वायर डी एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से l तक और इसको l से डिवाइड करके उसको स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा 10 पॉइंट वैल्यू। तो 10 पॉइंट वैल्यू क्या होता है, इसमें हम लोग एवरेज 5 हाईएस्ट पीक का एवरेज लेते हैं और 5 डीपेस्ट वैली का एवरेज लेते हैं। 10 पॉइंट एवरेज वैल्यू जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जितना भी जो भी पीक है, जो भी कोई भी पीक है ना, पीक यदि मतलब जो भी मैक्सिमम पीक, जैसे ये तुम्हारा मैक्सिमम पीक हो गया, इसके बाद फिर तुम्हारे सपोज ये तुम्हारा y1 है, ये y2 है, इसके बाद उसका लोएस्ट जो उसका पीक होता है, तो कहने मतलब 5 हाईएस्ट पीक का एवरेज लिया जाता है और 5 डीपेस्ट वैली, जो वैली है ना उस वैली में जो सबसे डीपेस्ट होगा, सबसे ज्यादा डीपेस्ट मतलब हाईएस्ट से लेके जो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो उसका जो 5 डीपेस्ट वैल्यू होगा उसका एवरेज हम लोग लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 10 पॉइंट वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग इसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज टू रिप्रेजेंट दिस सरफेस फिनिश। तो ये इसमें तुम्हारा पहला क्या हो गया, पीक टू वैली हाइट हो गया, दूसरा सेंट्रल लाइन एवरेज वैल्यू हो गया, तीसरा जो है थर्ड पर जो है मीन्स इसका पैरामीटर है, ये पैरामीटर RMS हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया, और फोर्थ पैरामीटर हो गया 10 पॉइंट वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा ये है इसमें है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस फिनिश। अब सरफेस फिनिश को जो है आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें तुम देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें अलग अलग अल्फाबेट का यूज किया हुआ है। तो ए जो है ए डिनोट कर रहा है मशीनिंग लाइंस को, बी जो है रफनेस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, सी जो डायरेक्शन ऑफ ले को बता रहा है, डी जो है सैम्पलिंग एंड कट ऑफ लेंथ को बता रहा है, ई जो है प्रोडक्शन मेथड को बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ ABCDE करके सब दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए नॉमेनक्लेचर हो गया, कैसे होता है सरफेस फिनिश का कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली 5 लेटर का यूज करते हैं। मशीनिंग अलायंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, रफनेस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, डायरेक्शन ऑफ लेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और सैम्पलिंग ऑफ कट ऑफ लेंथ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। प्रोडक्शन मेथड, कौन सा प्रोडक्शन मेथड उसमें यूज किया जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट करते हैं। अब देखो यदि तुम्हारा CLA वैल्यू यदि 8 सेंट्रल लाइन एवरेज वैल्यू जो हम लोग अभी दे चुके हैं, CLA वैल्यू है ना, यहाँ निकालो ना CLA वैल्यू, दिस वन। यदि CLA वैल्यू जो है, या तुम कह सकते हो ये तुम्हारा CLA वैल्यू हो गया दिस वन। यदि CLA वैल्यू सेंट्रल लाइन एवरेज वैल्यू जो है यदि 8 to 25 माइक्रोमीटर के बराबर है तो उसका सिंबल यहाँ पर सिंगल ट्रायंगल से दिखाया गया है, डाउनवर्ड ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। यदि CLA वैल्यू 1.6 to 8 माइक्रोमीटर है तो उस कंडीशन में इसको इस तरह के दिखाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग CLA वैल्यू के लिए अलग अलग रिप्रेजेंट यहाँ जो है सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये अलग अलग जो सेंट्रल लाइन एवरेज वैल्यू का जो रेंज होता है उस रेंज के अकॉर्डिंगली इसका सिंबल होता है, उस सिंबल से हम लोग उसको यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं टेलीसर्फ। तो टेलीसर्फ में क्या होता है ना कि आप देखो जैसे ये सरफेस है, ये मान के चलो ये तुम्हारा रफ सरफेस है, इसमें अलग अलग यहाँ पीक है, वैल्यू है ना, रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस का हमको मेजर करना है कि इसका क्या रफनेस। इस कोर के ऊपर क्या होता है ना, इस कोर के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इंडक्शन कॉइल है। इस इंडक्शन कॉइल को एक व्हीट स्टोन ब्रिज से इसको मिसकनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ एक फल्क्रम पे इसको अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे एक डायमंड पॉइंट है, डायमंड पॉइंट जो है ना एक स्किड होता है, उस स्किड से ये जो है मिस कवर किया होता है, क्योंकि डायमंड पॉइंट क्या होता है बहुत ही नुकीला होता है और इसमें किसी भी तरह का वो मतलब ज्यादा वियर ना हो, हालांकि बहुत हार्ड होता है डायमंड पॉइंट, लेकिन फिर भी इसके प्रोटेक्शन के लिए एक स्किड जो है ना एक स्किड प्लेट लगा होता है। अब करते क्या है कि जैसे ही किसी रफ सरफेस के ऊपर इसको स्किड को डाला जाता है, यदि इसमें कोई डेविएशन है, ये डेविएशन क्या करता है, ये इस कोर को यहाँ पे इसको पास करता है। जैसे कोर को पास करेगा तो ये इस कोर में जो पास होता है ना, तो इससे क्या होता है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का जो बैलेंस होता है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज में ट्रांसफर होता है। और इसका जो मेजरमेंट होता है, इस मेजरमेंट के आधार पे हम लोग यहाँ जो सरफेस का जो रफनेस है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टेलीसर्फ। तो देखो डायमंड पॉइंट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायमंड पॉइंट
comes in contact with surface through flexible skid, है ना, ये flexible skid के थ्रू यहाँ पे जो जिस surface को मेजर कर रहे हैं उससे इस कांटेक्ट में आता है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द डायमंड पॉइंट एज द डायमंड पॉइंट मूव्स अप। कहने का मतलब यदि कोई सरफेस यहाँ यदि ऊपर है, ऐसा कोई यदि वहां पे कोई मींस कोई मतलब वैल्यू पॉइंट है, तो वहां वैल्यू होगा तो क्या होगा, डायमंड पॉइंट क्या होगा, ये जो है मींस ऊपर की तरफ जाएगा। यदि यदि यहाँ पर कोई मतलब यदि कोई वो है मतलब पीक है तो ऊपर जाएगा, और वैली रहेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर जो सरफेस जो है वहां पर टेक्सचर क्या है वहां पर। तो कहने का मतलब है कि डायमंड पॉइंट एज मूव्स अप एंड डाउन द पोजीशन ऑफ कोर इन द कॉइल चेंजेस, this change the effective resistance and it is measured by Wheatstone bridge। तो कहने मतलब इस Wheatstone bridge के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ जो भी सरफेस का जो टेक्सचर है उसको हम लोग यहाँ पे हम लोग इस मेजर करते हैं। सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको एक बार तुम पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, इसको नोट को अपडेट कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तुम्हारा जो सिलेबस जो है, सिलेबस जो मतलब एज पर जो तुम्हारा वो है, हालांकि देखो ये जो बुक है सुदेश कुमार सिंह की बुक है, ये मतलब इसमें दो तीन राइटर के बुक को फॉलो किया हुआ है। ये तो खुद में अपने आप में तो समझ लो कि ये वो थे, मतलब क्या बोलते हैं ना, इंस्टीट्यूट नहीं बोलते हैं कि आदमी कोई भी इंसान खुद में एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो सुदेश कुमार सिंह ने कहने का मतलब ये था कि वो तो खुद में वो मतलब एक इंस्टीट्यूशन थे वो, पहली बात। दूसरी बात कि वो उनका ये जो बुक जो लिखा हुआ है, इस बुक में सबसे पहला बात उनका अपना एक्सपीरियंस जो था वो है। दूसरा कल्पक जैन हो गया, कल्पक जैन की बुक है, जितनी भी 2 4 5 8 10 मतलब स्टैंडर्ड राइटर को उसको फॉलो करके और उनका जो अपना जो एक्सपीरियंस था उस पूरे एक्सपीरियंस को एक ओवरऑल जो है ना एक ब्लेंड इसमें डाला गया है, जो कि तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग सर्विस गेट जो भी पीएससी जितना भी एग्जाम से तुम बीटेक लेवल पर तुम अपियर हो गए, उस सारे कंपटीशन के लिए बुक जो है ना एक निचोड़ है। तो इस बुक को तुम अच्छे से तुम पढ़ लोगे, अच्छे से तुम ध्यान से पढ़ लोगे, उसको कंक्लूजन जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको तुम समराइज कर लेते हो, तो यकीन मानो कि तुमको गेट इंजीनियरिंग इवन इंजीनियरिंग सर्विस या यूपीएससी को भी एग्जामिनेशन तुम दोगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन फिर हम तुमको बोल रहे हैं कि एक रेफरेंस बुक जरूर उठाना है, एक कल्पक जैन हो गया है ना, तो जैसे तुमको भेजे तुमको एक बुक तुमको भेजे हैं प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का मिला है, कृष्णामूर्ति का है। हाँ सर मिला वो। हाँ, वो उसका प्रिंट वगैरह निकाल लेना, प्रिंट निकालोगे तो या बुक यदि मार्केट में मिल जाए तो वो अच्छी बात है, या तुम्हारे पास एक सॉफ्ट कॉपी है तो उससे तुम पढ़ोगे तो बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। देखो चीजें बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहने का मतलब जो तुम्हारा कोर्स का स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस बुक को पढ़ोगे तो थोड़ा डेप्थ में जाओगे, चीजों को और ज्यादा मतलब विजुलाइजेशन होगा। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रू थ्रेड मेट्रोलॉजी, जो भी स्क्रू थ्रेड होता है ना उसका मेट्रोलॉजी, उसका कैसे मेजरमेंट हम लोग करते हैं ना, तो उसमें जो है अलग अलग डिवाइस, जैसे कि उसमें एक मेजर डायमीटर होता है, जैसे कोई भी स्क्रू थ्रेड होता है ना, तो उस स्क्रू थ्रेड में उसका अलग अलग डायमीटर होता है। एक हम लोग बोलते हैं मेजर डायमीटर होता है, एक माइनर डायमीटर होता है, पिच होता है, एंगल होता है। तो कहने मतलब जो मेजर डायमीटर होता है उस मेजर डायमीटर को हम लोग ये 4 डिवाइस है, चारों डिवाइस में से किसी से हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक्सटर्नल माइक्रोमीटर है, बेंच माइक्रोमीटर है, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर हो गया, पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछा जाएगा कि मेजर डायमीटर इज मेजर्ड बाय, 4 ऑप्शन है, उसमें तुम्हारा ऑप्टिकल प्रोजेक्टर भी होगा। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर वाला क्वेश्चन जो है ना ये काफी पूछा गया है कि ऑप्टिकल प्रोजेक्टर इज यूज्ड टू मेजर, 4 ऑप्शन रहेगा, मेजर डायमीटर ये रहेगा। हालांकि माइनर डायमीटर भी यूज करते हैं। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर तुम देख रहे हो यहाँ पर मेजर डायमीटर में भी यूज होता है, माइनर डायमीटर में भी यूज होता है, और पिच में भी यूज करते हैं, देख रहे हो यहाँ पे पिच में भी ऑप्टिकल प्रोजेक्टर है। तो ऑप्टिकल प्रोजेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है कि नहीं, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ऑटो कॉलीमीटर होता है, वो भी तुम्हारा एक वो इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर ये भी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो कहने का मतलब ये है कि मेजर डायमीटर के लिए हम लोग 4 यहाँ पर टूल यूज करते हैं, एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, बेंच माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। देखो और ये तो अब देखो तुम यूट्यूब पर जब तुम जाओगे, जैसे तुम यूट्यूब पर जाओगे तो यूट्यूब पर तुम देखोगे बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, तुम इसमें टाइप करना एक्सटर्नल माइक्रोमीटर। सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है। तुम सिर्फ उसमें एक्सटर्नल माइक्रोमीटर डालोगे तो तुम देखोगे उस एक्सटर्नल माइक्रोमीटर पे हजारों वीडियो डाला हुआ है। तो तुम उसका कुछ मतलब डेप्थ में जाने के लिए यदि तुम्हारे पास बुक तुम चाहते हो कि बुक नहीं तो बहुत सारे वीडियोज डाले हुए हैं। ये तो बहुत एक प्लस पॉइंट है कि आज इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें डाला हुआ है ना, तुम सही से उसका इस्तेमाल कर लोगे ना तो यकीन मानो कि तुम मास्टर हो जाओगे। तो यूट्यूब पर तुम डालोगे एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, तो एक्सटर्नल माइक्रोमीटर का तुमको बहुत कुछ तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तुम 2 वीडियो को तुम देख लोगे, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा एक्सटर्नल माइक्रोमीटर का क्या फीचर है।
कंस्ट्रक्शन उसका डिटेल्स क्या है, वर्किंग किस तरह से मतलब मेजरमेंट करते हैं, बेंच माइक्रोमीटर, तो इसके बारे में तुम थोड़ा सा खुद से थोड़ा, अब देखो तुम्हारे पास टाइम है, काम यही है, तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा डेप्थ में उसको जाकर थोड़ा देखो। तो कहने का मतलब यहाँ ऑप्टिकल प्रोजेक्टर क्या है, तो ये अलग अलग तुम उसको डालोगे ना, तो तुमको जैसे कि एक चैनल है लर्न एंड ग्रो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो समझा रहा है। कोई भी चीज को हम देखते हैं तो बहुत ही सिंपल मीन्स लैंग्वेज में चीजों को मतलब समझाया जाता है। बहुत छोटा छोटा वीडियो होता है, 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो होता है, तो एक बेसिक तुमको आइडिया वहां से मिल जाएगा। और जैसे कि एक खान एकेडमी करके है, कुछ कुछ उसमें चैनल है, तो उससे तुम जाओगे तो तुमको इसमें बहुत अच्छा वीडियो, तुमको काफी सारा वीडियो है। तो कहने का मतलब ये हो कि यहाँ जो हो गया मेजर डायमीटर के लिए यहाँ पर 4 हम लोग टूल का यूज करते हैं। माइनर डायमीटर के लिए ऑप्टिकल प्रोजेक्टर हो गया, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, पॉइंटेड एंड एनुअल माइक्रोमीटर यूज करते हैं। ये तुम्हारा माइनर डायमीटर के लिए हो गया। पिच के लिए जो हो गया यहाँ पे पिच गेज का यूज करते हैं, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर यूज करते हैं। एंगल के लिए जो हो गया यहाँ पे ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, है ना। अब पिच सर्कल डायमीटर, अब देखो बेसिकली क्या होता है ना, पिच सर्कल डायमीटर जो होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर 2 हम लोग यूज करते हैं, 2 वायर मेथड एंड 3 वायर मेथड। ये 2 वायर और 3 वायर मेथड ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है कि पिच सर्कल डायमीटर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, तो एक ऑप्शन तुम्हारा ये भी रहेगा 2 वायर 2 और 3 वायर मेथड। इसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, एक बार इसको तुम पढ़ो, है ना, इसको तुम पढ़ो, एक बार खुद से समझने की कोशिश करो। इसमें कोई दिक्कत होगी तो हम तुमको डिक्टेट करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं इस चीज को तुम खुद से एक बार तुम पढ़ो। तो क्या होता है ना, कुछ खुद से भी पढ़ के कुछ जो है ना, कुछ खुद का भी एबिलिटी को थोड़ा डेवलप करना होता है। तो इस पूरे सेक्शन को तो एक बार तुम पढ़ो, और इसको पढ़ के तुम हमको कल या तुम्हारा नेक्स्ट जो तुम्हारा क्लास होगा उस क्लास में हम तुझसे पूछेंगे, उसमें कोई दिक्कत होगी तो हम तुमको फिर से उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल भी डाला हुआ है, जब इसको तुम सॉल्व कर लोगे, इस डेरिवेशन को तो बहुत इजी डेरिवेशन है, इसमें सिर्फ ज्योमेट्री का यूज किया गया, सिंपल ज्योमेट्री है जो तुम मैट्रिकुलेशन में जो तुम पढ़ते थे ना, उसका ये तो उस ज्योमेट्री के हेल्प से यहाँ पे इसको हम मतलब इसको मिस डिराइव किया हुआ है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के हेल्प से यहाँ पे डिराइव किया हुआ है। तो ये तुम्हारा हो गया DW = P/2 sec 5 हो गया। इस फॉर्मूला जो है ना PCD पिच सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला ये हो गया, ये दिस वन। इस फॉर्मूला को तुम याद रखोगे तो तुमको डायरेक्टली तुमको फॉर्मूला तुमको निकालने में तुमको मतलब हेल्प मिलेगा। तो पहले इसको तुम देख लो डेरिवेशन को। हम कह रहे हैं कोई भी चीज को याद ही करते हैं हम लोग, लेकिन याद करने से पहले यदि समझ सकते हो तो उसको समझ लो। ये तुम्हारा 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से तुम जो है मतलब यहाँ से जो है पिच सर्कल डायमीटर को तुम मेजर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस न्यूमेरिकल में तुमको यहाँ PCD निकालना है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया हुआ है, सेम फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से जहाँ जो भी डेटा तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो तुमको निकालना है, और यहाँ से पिच सर्कल डायमीटर जो है यहाँ से निकाला गया है। ठीक है, देख लोगे, कोशिश करोगे इसको? यस सर। हाँ, एक बार उसको पढ़ो, नेक्स्ट क्लास में उसको हम देखेंगे। यदि तुमको दिक्कत होगी इसमें तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेप्टेंस टेस्ट हो गया। एक्सेप्टेंस टेस्ट में 10-50 से एक्चुअली मेरा क्लास है थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, कुछ अलग अलग टेस्ट होता है एक्सेप्टेंस टेस्ट में। जैसे कि तो यहाँ डायनामिक टेस्ट है, स्टैटिक टेस्ट है कि नहीं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में हम लोग 3 तरह का मशीन को हम लोग टेस्ट करते हैं। पहला हो गया तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा लेथ मशीन हो गया, सुन पा रहे हो? सर। हाँ, ये जो एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जैसे कोई भी मशीन होता है ना, कोई भी मशीन जब का प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन को मतलब फाइनली वो करने के लिए उसको मतलब सप्लाई करने से पहले उसका टेस्टिंग होता है। अब जैसे लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन यदि प्रोडक्शन जहाँ पे लेथ मशीन का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन को हो जाने के बाद उसको टेस्टिंग किया जाता है कि जो भी उसमें रिक्वायर्ड जो जिस पर्पस के लिए मशीन बना हुआ है वो उस पर्पस पे मशीन खरा उतर रहा है कि नहीं, उसमें कितनी उसकी एफिशिएंसी है, उसमें कितना उसमें एरर जा सकता है। तो ये सारा टेस्टिंग होता है। तो उसी में जैसे पहला हो गया लेथ मशीन हो गया, दूसरा हो गया मिलिंग मशीन और तीसरा हो गया ड्रिलिंग मशीन। 3 मशीन का जो है हम लोग यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं। तो उस एक्सेप्टेंस टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि उसमें 2 तरह का टेस्ट होता है, एक डायनामिक टेस्ट होता है, दूसरा स्टैटिक टेस्ट होता है। तो डायनामिक टेस्ट में क्या होता है ना कि मशीन वर्किंग कंडीशन में होता है। डायनामिक टेस्ट में क्या होता है, मशीन को हम लोग वर्किंग कंडीशन में रखते हैं, और वर्किंग कंडीशन में जो प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर जितना पैरामीटर पर हम सेट किए हैं, यदि हमको टर्निंग ऑपरेशन करना है, टर्निंग ऑपरेशन में हमको 30 mm का हमको वो चाहिए, हमको उसमें हमको मींस वर्क पीस प्रोड्यूस करना है, तो हम उसको वर्किंग कंडीशन में लाएंगे और वर्किंग कंडीशन में उसको टेस्ट करेंगे।
कि आखिर कितना उसको डेविएशन आ रहा है, या उसका जो भी हमारा जो जो पैरामीटर सेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वर्किंग कंडीशन जो हम लोग टेस्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डायनामिक टेस्ट बोलते हैं। और जो स्टैटिक, जो उसमें नॉन वर्किंग, मतलब जो बंद, जब मशीन जब बिल्कुल ऑफ कर दिया गया उस कंडीशन में जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्ट बोलते हैं। तो इस स्टैटिक टेस्ट डायनामिक टेस्ट में हम लोग देखेंगे, तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग लेथ के बारे में देखेंगे, है ना। लेथ है, लेथ के बाद हम लोग आते हैं हाँ एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ मिलिंग। पहला क्या हो गया, एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ, पहला क्या हो गया, एक्सेप्टेंस टेस्ट किसका था, वो लेथ मशीन का है। दूसरा जो टेस्ट है एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ मिलिंग मशीन हो गया। फोर्थ जो होता है एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो ये तीनों का जो है ना हम लोग अलग अलग एक्सेप्टेंस टेस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसको जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे जो होगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।